Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you today? You will be fine. I hope so. Students, आज हम BS सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट सॉलिड स्टेट फिजिक्स और उसका लेक्चर 1 डिस्कस करेंगे और हमारे सब्जेक्ट का नाम है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। BS सेमेस्टर 6 लेक्चर नंबर 1। तो कोई भी सब्जेक्ट शुरू करने से पहले हमें सबसे पहले उसकी डेफिनेशंस का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बेटा डेफिनेशन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को हम स्टडी करते हैं उन्हें हम बच्चों सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। तो यही लिखी है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deal with the study of physical property of solid is called solid state physics। इसका मतलब ये है बच्चों फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड को हम डिस्कस करते हैं उन्हें हम बच्चों सॉलिड स्टेट फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद ये है कि उस सॉलिड की हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी को देखेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? तो ये लिखा हुआ है फिजिकल प्रॉपर्टी मींस लाइक मैकेनिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ईटीसी। ठीक हो गया? अब सबसे पहले बच्चों ठीक है, क्लासिफिकेशन समझने से पहले हमें मैटर का पता होना चाहिए। अब मैटर क्या होता है? हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। ये आप क्लास 6-7 में पढ़ कर आए हैं। दोबारा सुन लो स्टूडेंट, हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है उसे हम मैटर कहते हैं। तो यही मैंने डेफिनेशन लिखी है, एनीथिंग दैट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। यानी हर वो चीज जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो तो उसे हम बच्चों मैटर कहते हैं। अब बच्चों ये एक मार्कर है, इसका ये वजन भी है इसका और ये जगह भी घेरेगा। ठीक है, इसी तरह ये वाइट बोर्ड है। अब ये वाइट बोर्ड ने बच्चों इसका वजन भी है और इसने जगह भी घेर रखी है, तो ये भी मैटर हो गया। ठीक हो गया? अब बच्चों स्टेट ऑफ मैटर पढ़ते हैं। मैटर की बेसिकली बच्चे 4 स्टेट होती हैं। तो यही मैंने लिखा है, देयर आर 4 स्टेट ऑफ मैटर। तो पहले बच्चों सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम ग्रेजुएशन में थे तो उस वक्त बेटा स्टेट ऑफ मैटर 3 पढ़ते थे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन में बच्चों प्लाज्मा भी है। आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर इज नाउन एज प्लाज्मा। अब पढ़ते हैं बच्चों सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड क्या होता है कि जिसमें एटम मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही करीब हो उन्हें हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुन ले स्टूडेंट कि एटम मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा करीब होते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से, उन्हें बच्चों हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है, पहली टाइप्स पढ़ रहे हैं हम। एटम्स और मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक टुगेदर इज कॉल्ड सॉलिड। ठीक है, दोबारा सुन लो स्टूडेंट कि जिसमें एटम और मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं या क्लोजली पैक होते हैं उसे हम सॉलिड कहते हैं। अब इस सॉलिड्स से रेलिवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, या आप इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, जिसकी डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, उसे हम सॉलिड कहते हैं। ठीक है, अब नोट, शेप बच्चे उसकी फिक्स्ड होनी चाहिए। ठीक है, या डेफिनेट होनी चाहिए। डेफिनेट से मुराद बेटा फिक्स ही है। वॉल्यूम भी फिक्स होना चाहिए और बच्चों इसका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होती है वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब सॉलिड के अंदर जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, करीब होने के साथ साथ उनके बिटवीन में जो फोर्सेस होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होनी चाहिए। इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होती है वो मिनिमम होनी चाहिए। सारी सी बात है बच्चों, एटम एक दूसरे के जब क्लोजली पैक होंगे तो उनके बिटवीन में जो स्पेसेस होंगी वो तो कम से कम होंगी। आप यहाँ पे भी देख सकते हो स्टूडेंट, लेट्स सपोज एक सॉलिड का मटेरियल है। अब यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो स्पेस है बिल्कुल कम है यहाँ पे। ठीक है, इनके बिटवीन में स्पेस बिल्कुल कम है, तो ये सॉलिड हो गए।
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बेटा मिनिमम। अब डेंसिटी इनकी हाई होनी चाहिए। अब बच्चों इसका है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी इनकी लो होनी चाहिए, क्योंकि सॉलिड बच्चे इजीली कंप्रेस नहीं होते, बड़ी मुश्किल से कंप्रेस होते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से कंप्रेस होते हैं, तो उनकी बच्चों कंप्रेसिबिलिटी लो होनी चाहिए। अब रिजिडिटी, रिजिडिटी बेटा हाई होनी चाहिए, ये बड़े सख्त होते हैं बेटा, ठीक है, तो रिजिडिटी इनकी हाई होनी चाहिए। और काइनेटिक एनर्जी इनकी लो होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली जीरो होनी चाहिए। इससे मुराद ये है कि जो सॉलिड के एटम होते हैं बेटा अपनी मेन पोजीशन के लिए बस वाइब्रेट ही करते रहते हैं, ठीक हो गया। दोबारा सुन ले कि जो सॉलिड के एटम होते हैं वो अपने मेन पोजीशन के लिए बच्चे सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, ठीक है। और वाइब्रेशन से बच्चों उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी यानी वेलोसिटी होगी, तो उनकी वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली बेटा जीरो होगी। अब जब वेलोसिटी जीरो है तो इट मींस उनकी काइनेटिक एनर्जी बेटा जीरो होगी, ठीक हो गया। जब वेलोसिटी में बेटा जीरो वैल्यूज को पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली बेटा जीरो हो जाएगी। अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। अब बच्चों एटम की अरेंजमेंट के लिहाज से हमने इसको क्लासिफाई करा है। दोबारा सुन ले स्टूडेंट कि सॉलिड को हमने एटम और मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट की वजह से हमने इसको क्लासिफाई कर रखा है। ड्यू टू द एटम्स और मॉलिक्यूल्स सॉलिड आर क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, कि एटम्स और मॉलिक्यूल की वजह से हमने सॉलिड को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है। तो पहला बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है अमार्फस सॉलिड, ठीक है। एटम की अरेंजमेंट की वजह से हमने सॉलिड को दो ग्रुप्स में तकसीम कर रखा है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसके एक डायग्राम देखते हैं और इसी डायग्राम से इसको समझेंगे, और ये डायग्राम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बेटा मैटर होता है। अब मैटर की स्टेट आ गई है, तो पहली स्टेट सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा, ठीक हो गया। अब बच्चों सॉलिड को मजीद हमने दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है अमार्फस सॉलिड। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल रेगुलर हो, ठीक है, या अपनी रिपीटेशन करते हो एटम और मॉलिक्यूल। देखो स्टूडेंट्स इधर गौर से, अब ये वाला जो एटम है तो सेम एज इट इज इसकी भी रिपीटेशन ऐसे ही होगी, नेक्स्ट वाला जो एटम होगा, ठीक है। अब जो ये नेक्स्ट ये वाला जो एटम है इससे नेक्स्ट जो होगा तो उसकी भी रिपीटेशन एक ही जैसी होगी। फिर बेटा ये, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके एटम और मॉलिक्यूल रेगुलरली अरेंज्ड है, ठीक है। यानी पीछे वाले को देखेगा तो आगे वाला भी उसी तरह नजर आएगा, ठीक है। तो आगे वाला जब देखेगा पीछे वाले को तो वो सेम एज इट इज नजर आएगा, और आगे वाला भी बच्चों उससे आगे वाला भी सेम एज इट इज नजर आएगा। दोबारा सुन ले स्टूडेंट्स, इससे मुराद ये है कि ये जो एटम है जब ये आगे देखेगा तो सेम एज इट इज उसी तरह का पैटर्न शो करेगा, ठीक है। अब ये वाला जो एटम है ये पीछे देखेगा तो सेम एज इट इज वही रिपीटेशन होगी, और जब ये वाला एटम जब आगे देखेगा तो उसी तरह सेम रेगुलरली अरेंज होगा, ठीक है। तो इसी तरह की जो रिपीटेशन हो रही है तो उसे हम बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं, ठीक हो गया। अब बच्चों हमारे पास सॉलिड स्टूडेंट ये होता है कि किसी एटम्स और मॉलिक्यूल की जो अरेंजमेंट होती है वो एक जैसी नहीं होती है। तो लेट्स सपोज किसी एक एटम की जो अरेंजमेंट होगी तो वो किसी और तरह से होगी, ठीक है, और दूसरे एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा तो उसकी अरेंजमेंट भी किसी और तरह से होगी। तो इसी को हम बच्चों एक डायग्राम से समझते हैं। तो ये एक स्टूडेंट्स हमारे पास एटम या मॉलिक्यूल है। अब ये वाला जो एटम है या मॉलिक्यूल है जो उसके बच्चों पैटर्न होगा वो पहले वाले से डिफरेंट होगा, ठीक है। अब ये जो दूसरा एटम है तीसरा वाला इससे डिफरेंट होगा पैटर्न में, इसी तरह बेटा डिफरेंट होंगे, एक जो पैटर्न होगा वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा। तो अब बच्चों हम
क्रिस्टलाइन सॉलिड को मजीद दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो पहला बच्चों सिंगल क्रिस्टल और दूसरा स्टूडेंट्स पॉली क्रिस्टल। तो सिंगल क्रिस्टल जस्ट लाइक अ क्रिस्टल ही होते हैं। ठीक हो गया। सबसे पहले बच्चों हम सिंगल क्रिस्टल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट्स लेट्स सपोज ये हमारे पास 8 एटम्स का ग्रुप्स है। ठीक हो गया। अब ये 8 एटम सेम रिपीटेशन दूसरे ग्रुप में भी सेम एटम ऐसे ही पड़े होंगे। ठीक हो गया। तो तीसरा ग्रुप को जब हम देखेंगे तो सेम एज इट इज वो भी इसी तरह से होगा। एटम्स की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी। ठीक है। तो बच्चों देखो ये ग्रुप बन गया हमारे पास, ये बेटा दूसरा ग्रुप बन गया। ठीक है। अब इस ग्रुप के जो एटम्स हैं उसको हम क्रिस्टल कहते हैं। ठीक है। और ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये क्रिस्टल बन गए। तो पहले ग्रुप को देखते हुए दूसरे ग्रुप की भी अरेंजमेंट एज इट इज होगी। ठीक है। अब बच्चों लेट्स सपोज आगे जो तीसरा ग्रुप है 8 एटम्स का या 8 क्रिस्टल का, तो वो भी सेम बेटा दूसरे ग्रुप की तरह होगा, पहले ग्रुप की तरह होगा। ठीक है। दोबारा सुन ले स्टूडेंट, ये हमारे पास 8 एटम्स का ग्रुप्स है। अब ये 8 एटम्स का ग्रुप सेम रिपीटेशन जो होगी वो सेकंड ग्रुप में भी पाई जाएगी। अब लेट्स सपोज अगर तीसरा ग्रुप यहाँ पे मौजूद है तो उसकी भी जो रिपीटेशन होगी एटम्स की वो सेकंड ग्रुप की तरह होगी और फर्स्ट ग्रुप की तरह होगी। ठीक हो गया। तो उसे हम बच्चों सिंगल क्रिस्टल कहते हैं। अब है बेटा पॉली क्रिस्टल। अब पॉली क्रिस्टल के अंदर ऐसा नहीं होता क्योंकि एक ग्रुप की एटम की अरेंजमेंट किसी और तरह से होगी और दूसरे ग्रुप की जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट होगी वो डिफरेंट होगी पहले वाले से। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज तीसरा ग्रुप भी हमारे पास मौजूद है तो उस ग्रुप्स के एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होगी वो दोनों से भी मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है। तो यही मैंने बेटा डायग्राम बनाई है। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक 8 एटम्स का ग्रुप है और इसी 8 एटम्स के ग्रुप को हम ग्रेन्स का नाम देंगे या क्रिस्टल का नाम देंगे। और इसी तरह ये ग्रुप 2 है, इसके 8 एटम्स हैं सेम उसी तरह, लेकिन बेटा इनकी जो अरेंजमेंट है तो सेम ही, लेकिन इनकी जो पीरियोडिसिटी है वो डिफरेंट है। तो तीसरा बेटा ग्रुप बिल्कुल इससे डिफरेंट होगा। तो ये ग्रुप नंबर 3 है, इसके जो 8 एटम की अरेंजमेंट है वो तो सेम है, एटम की अरेंजमेंट बेटा सेम है। ठीक है। लेकिन जो इनकी पीरियोडिसिटी है वो डिफरेंट है। ठीक है। पहले की पीरियोडिसिटी ये है, दूसरी की पीरियोडिसिटी बेटा इससे नीचे, फिर तीसरे की जो पीरियोडिसिटी है वो कुछ इस तरह से है। अब इन ग्रेन्स को बेटा या क्रिस्टल को हमने एक बाउंड्री के जरिए से अलग कर दिया तो उसे हम ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। दोबारा सुन स्टूडेंट, ये एक ग्रुप है। ठीक है। अब इस ग्रुप में 8 एटम कुछ इस तरह से रीअरेंज हैं, तो दूसरे ग्रुप में जो एटम है वो कुछ इस तरह से रीअरेंज है। अब आप क्लियरली देख सकते हैं जो दूसरा ग्रुप है वो पहले से डिफरेंट है और पहला ग्रुप है वो दूसरे से डिफरेंट है पीरियोडिसिटी में। तो इसी तरह जो तीसरा ग्रुप होगा वो भी बेटा दूसरे ग्रुप से डिफरेंट होगा और पहले ग्रुप से डिफरेंट होगा। तो बच्चे अब इन तीनों ग्रुप्स को हम एक बाउंड्री के जरिए से अलग करते हैं। ये बेटा नीले रंग की आपको नज़र आ रही है, नीले कलर वाला जो है, तो उसको हम बच्चों ग्रेन बाउंड्री कहते हैं। ठीक है। तो अब बच्चों इसके हम बारी बारी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। जो पहली डेफिनेशंस है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो स्टूडेंट्स अब हम इसकी बारी बारी डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहली डेफिनेशन है बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर वे इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका मतलब ये है कि वो सॉलिड जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल रेगुलरली अरेंज होते हों, ठीक है, तो उसे हम बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। तो यही मैंने लिखा है कि द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर वे इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब आप इसकी बच्चों एग्जांपल लिखो, मैं भूल गया इधर। तो इसकी एग्जांपल है बेटा ग्रेफाइट और दूसरा है मेटल्स। ठीक है। मेटल्स के एटम्स रेगुलरली अरेंज होते हैं। तो नेक्स्ट डेफिनेशन पे चलते हैं बेटा अमॉर्फस सॉलिड।
मैंने आपको बताया था कि जिसके एटम और मॉलिक्यूल्स रेगुलरली अरेंज ना होते हो तो उन्हें हम बेटा अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। तो यही डेफिनेशन लिखी है, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन रेगुलर वे इज कॉल्ड अमॉर्फस सॉलिड। तो वो सॉलिड जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल रेगुलरली अरेंज नहीं होते उसे हम बेटा अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। अब अमॉर्फस सॉलिड की जो एग्जांपल है वो ग्लास हो गया और प्लास्टिक हो गया। गिलास और प्लास्टिक के अंदर बेटा एटम रेगुलरली अरेंज नहीं होते हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों सिंगल क्रिस्टल की डेफिनेशन। द पीरियोडिसिटी ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स आर सेम इन होल मैटर, यानी एटम और मॉलिक्यूल की जो पीरियोडिसिटी होती है वो होल मैटर में बेटा सेम रहती है। तो आप देख सकते हैं कि पहले 8 ग्रुप की जो पीरियोडिसिटी है ग्रुप नंबर 1 की, तो सेम एज इट इज ग्रुप नंबर 2 की पीरियोडिसिटी बिल्कुल उसी तरह होगी। ठीक है, तो उसे हम बच्चों सिंगल क्रिस्टल कहते हैं। और सिंगल क्रिस्टल जस्ट लाइक अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की तरह ही होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है पॉली क्रिस्टल, तो वो इसके ऑपोजिट बन जाएगा। द पीरियोडिसिटी ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम इज कॉल्ड पॉली क्रिस्टल। ठीक है, जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल की जो पीरियोडिसिटी होती है वो डिफरेंट होती है या सेम नहीं होती है, उसे हम पॉली क्रिस्टल कहते हैं। अब पॉली का मतलब बेटा आपको पता है कि कई, और क्रिस्टल का मतलब आप ग्रेन्स कह लें, ठीक है, या ग्रुप ऑफ एटम्स कह लें, क्योंकि ग्रुप ऑफ एटम्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये भी ग्रुप ऑफ एटम्स है, ये पहले वाले से डिफरेंट है, और जो ये दूसरा ग्रुप होगा वो थर्ड वाले ग्रुप से डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं ग्रुप्स हैं। अब बहुत सारे ग्रुप एक दूसरे से बेटा डिफरेंट हैं, तो उसे हम पॉली क्रिस्टल कहते हैं। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्रेन्स। तो ग्रेन्स की डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ क्रिस्टल इज नाउन एज ग्रेन। बेटा ये जो ग्रुप है एटमों का उसको हम क्रिस्टल कहते हैं, और इसी क्रिस्टल को हम बेटा ग्रेन्स का नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ क्रिस्टल इज नाउन एज ग्रेन। अब ग्रेन बाउंड्री, तो ग्रेन बाउंड्री क्या होती है कि इन पॉली क्रिस्टल क्रिस्टल आर सेपरेटेड बाय द बाउंड्री इज कॉल्ड ग्रेन बाउंड्री। यानी पॉली क्रिस्टल में क्रिस्टल को हम एक बाउंड्री के जरिए से सेपरेट करते हैं या अलहदा करते हैं, उन्हें हम बच्चों किसका नाम देंगे, ग्रेन बाउंड्री का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 और ये ग्रुप नंबर 3। अब ये जो तीनों ग्रुप हैं इन तीनों ग्रुप्स को हमने एक बाउंड्री के जरिए से एक अलहदा अलहदा कर दिया, तो उसी बाउंड्री को हम कहेंगे ग्रेन बाउंड्री। तो स्टूडेंट्स अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्टूडेंट्स आई होप आज आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इस लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी पूछें। मिलते हैं एक और नए लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।